तो जय हिंद साथियों, बीजी ऑफिशियल 7 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान के उन सभी पहलुओं को चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो एक पेन कापी ले लीजिए और पूरी क्लास को शिद्दत से देखते रहिए और चीज़ों को नोट करते रहिए। और अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, आप भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका दायित्व है, आपका एक कर्तव्य है और आपकी ये मौलिकता है कि अपने संविधान को जानें, संविधान से जुड़ी सारी घटनाओं को जानें। वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण संविधान को जानें। तो आइए शुरू करते हैं, संविधान को जानते हैं। संविधान को जानने से पहले एक आपसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हमें एक बेस मिल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होकर संविधान की सारी ऊंचाइयों को छूते चलेंगे और संविधान को सीखते चलेंगे। क्वेश्चन है कि संसद, सिंपल सा क्वेश्चन है, संसद किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है। तब बता सकते हैं कि संसद एक सभा है जिसमें राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन के सांसद के रूप में जाते हैं और इसमें बैठते हैं और नियम कानून, देश के लिए नियम कानून बनाते हैं। और उसका बेस जो होता है, अपना मूल जो संविधान है, उसी बेस के आधार पर देश के लिए संविधान बनाते हैं। तो क्या संसद इसके पहले भी कुछ था? हाँ, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो संसद था इसके पहले है संविधान सभा के रूप में कार्य करता था। संविधान सभा, जो संसद था इसके पहले संविधान सभा के रूप में कार्य करता था। ये अस्तित्व में आया 1952, अप्रैल 1952 में ये अस्तित्व में आया जो नया संसद है। इसके पहले संविधान सभा था। अभी संविधान सभा क्या करता था? तो आज जैसे संसद देश के लिए संविधान बनाता है, देश के लिए कानून पारित करता है, वैसे ही संसद जो संविधान सभा था वो पहले संविधान का निर्माण किया, इसलिए संविधान सभा बनानी पड़ी। अब बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग कब हुई, इसके पीछे के कारणों को समझते हैं स्टार्टिंग से लेके, तब आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं 1773 की। 1773 से लेके 1858 तक ये जो काल रहा है, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि ये जो समय था, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने आई थी। इस 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें जो सम्राट था, यानी कि जो ब्रिटिश ताज था, उसका आधिपत्य कंपनी पे हो गया। उसने कंपनी पे नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया और कंपनी के कार्यों को कौन देखने लगा? ब्रिटिश सम्राट देखने लगा। तो ये जो रेगुलेटिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी पे शासन हुआ वो ब्रिटिश सम्राट का हो गया। इसके पहले कंपनी फ्री थी। जैसे अगर भारत की मान लीजिए कोई कंपनी है, कहीं भी जाकर अपना व्यवसाय कर सकती है, अपना उपनिवेश तो नहीं कर सकते, अपना पूंजी निवेश कर सकती है भारत की कंपनी। वैसे ही वो ब्रिटेन में जो कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कार्य देख रही थी, लेकिन 1773 से कंपनी पे किसका स्थापित हो जाता है? अधिकार हो जाता है, ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है। और 1858 यानी कि 1857 का जो हम लोग सैनिक विद्रोह पढ़ते हैं, उसके असफलता के कारण अब यहाँ से कहानी बदल जाती है और 1858 से लेके 1947 तक भारत के शासन पे ब्रिटिश ताज का अधिकार हो जाता है। मतलब ब्रिटिश ताज जो है वो भारत के शासन को अपने अधिकार में ले लेती है। उसके बाद घटनाएं क्या घटती हैं, वो अपने समय समय पे जैसे जैसे उसको जो आवश्यकता होती है, भारत को अपने कठपुतली की तरह नचाती है और अलग अलग डिमांड करती है, अलग अलग नियम पारित करती है। ऐसे में आके भारतीय उससे तंग होके क्या करते हैं? संविधान सभा की मांग करते हैं, संविधान के निर्माण की मांग करते हैं। तो टर्म है कि संविधान सभा की मांग। अब समझ में आएगा कि संविधान सभा की मांग क्यों हुई थी, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जो संविधान सभा की जो पहली मांग थी 1895 में संविधान सभा की संविधान के निर्माण की मांग हुई। बीजी तिलक साहब ने, बीजी तिलक का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्वराज विधेयक, इनकी एक पत्रिका आती थी, उसका नाम था स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के नाम से जाना जाता है। इस पत्रिका में उन्होंने पहली बार अनौपचारिक रूप से संविधान के निर्माण की मांग की। उसके बाद देखते हैं 1916 में पहली बार आंदोलन चलाया गया। 1916 में अखिल भारतीय
होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना होती है और होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। होम रूल का मतलब होता है कि घरेलू शासन। एक्चुअली हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि जो होम रूल आंदोलन चलाया गया 1916 में, होम रूल लीग की स्थापना जो होती है 1916 में होती है, लेकिन एक्चुअली हम जिसको जब देखते हैं तो 1915 से लेके 1916 तक का ये जो समय रहा है, इसमें होम रूल जो आंदोलन चलाया जाता है 2 जगहों पे चलाया जाता है और दोनों का अलग अलग लोग नेतृत्व करते हैं। जो पहला आंदोलन चलाया गया था वो पुणे में चलाया गया था, पुणे में, और दूसरा आंदोलन मद्रास में। ये पुणे का जो आंदोलन चल रहा था होम रूल का, इसका नेतृत्व बीजी तिलक साहब कर रहे थे, और जो मद्रास में चलाया गया था होम रूल, इसका नेतृत्व एनी बेसेंट जी कर रही थी। बात आती है कि इसका ताल्लुक अपने संविधान के निर्माण से या संविधान की मांग से कैसे है। तो आप थोड़ा सा इतिहास में चलिए, चूँकि ये सारी कनेक्ट, ऐसा मत सोचिएगा कि हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ के, दोनों को मर्ज करके ही आपको समझ में आने वाली है। जो पॉलिटी में चीज़ें हैं उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके ही हम पढ़ सकते हैं। ये जो समय था 1915 और 16 के बीच, उसमें घटना क्या घटती है कि आपको पता है कि 1914 से लेके 18 तक, 1918 तक ये जो समय है प्रथम विश्व युद्ध का समय है। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्या किया था, साम्राज्य के लिए अपने लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बने थे, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, बाद में इटली और अमेरिका भी आते हैं, और दूसरी तरफ कौन लड़ा था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और हंगरी, ये सब देश जो एक तरफ लड़ रहे थे। अब ये जो देश हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की और हंगरी, ये जो पोलैंड वाला देश है, इस तरह का, ये लोग सेंटर में पड़ते हैं। उस समय 2 मोर्चा बना था, एक पूर्वी मोर्चा और एक पश्चिमी मोर्चा। जर्मनी उस समय इतना तेज घमासान तरीके से युद्ध लड़ रहा था कि रूस का और ब्रिटेन, फ्रांस का सबकी हालत एकदम से खराब कर दिया था। बाकी ब्रिटेन को उस समय सेना की सख्त आवश्यकता थी। युद्ध जीतने के लिए ब्रिटेन को सेना की सख्त आवश्यकता पड़ी। पैसों की इसके पास कमी नहीं थी, क्योंकि भारत एक ऐसा उसका उपनिवेश था, ब्रिटेन साम्राज्य का भारत एक ऐसा उपनिवेश रहा है कि उसको सब कुछ सब तरह से दिया है। वैसे नहीं सोने का चिड़िया कहा जाता है, बहुत अच्छे तरह से लूटा है ब्रिटेन ने भारत को। तो पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन सख्त आवश्यकता पड़ी सेना की। घटनाएं आगे क्या घटती हैं कि आपको पता है कि 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी अफ्रीका से आए हुए होते हैं। गांधी जी का फेम तो ऐसे ही अफ्रीका में बढ़ रहा था, और साथ ही साथ भारत में उनकी ख्याति बढ़ रही थी। जैसे कोई भी अपने देश का अगर बाहर जाके कोई भी काम करता है तो इंटरनेशनल लेवल पे तो उसका नाम बढ़ता ही है, और राष्ट्र के लिए ये गौरवान्वित का काम करता है। इसलिए गांधी जी जब 1915 में आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इन्हीं को अप्रोच किया, गांधी जी को पकड़ा और गांधी जी को सर्जेंट बना दिया। गांधी जी को प्रलोभन दिया, गांधी जी से कहा कि यदि आप सर्जेंट का काम करते हैं हमारे लिए और हमारी युद्ध में सहायता करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपके लिए जो आज़ाद करने की बात तो नहीं की। ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग कहते हैं कि कहें अंग्रेज़ की छोड़ देंगे, देश आज़ाद कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कभी ऐसा नहीं कहा। आगे आप लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, वहाँ तक कैबिनेट मिशन के बाद ही ये बात आती है सामने, इसके पहले कहीं भी आज़ादी की बात नहीं आती है। तो गांधी जी को सर्जेंट बनाया गया और गांधी जी को प्रलोभन दिया गया कि यदि आप हमारे लिए सेना में भर्ती कराने का काम करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हैं, तो आने वाली जो नीतियाँ हैं उसमें हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आप लोगों के लिए ईजी होगा, आप लोगों के लिए पसंद आएगा। और हम सरकार से गुहार लगाएंगे, अपने ब्रिटिश ताज से, ब्रिटिश सम्राट से गुहार लगाएंगे कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी नीतियाँ लेके आएँ, अच्छा काम करें। गांधी जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन गांधी जी की दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी, वो जानते थे अच्छे तरह से कि अंग्रेज ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन गांधी जी की यहाँ सैद्धांतिक नीतियों को जब ध्यान में रखते हैं तो आपको पता है कि भारत क्या था, उसका एक उपनिवेश था। अब भारत एक तरह से गुलाम था, गांधी जी की मजबूरी थी, उनका सिद्धांत भी था अगर कोई राजा है तो उसके गुलाम को उसकी बात माननी चाहिए। तो गांधी जी ने माना ये बात।
और गांधी जी ने सर्जन का काम किया और सेना में लोगों को भर्ती कराया, और जितने लोगों को कहें गांधी जी लोग जाके सैनिक की तरह ब्रिटेन की ओर से लड़े। इसी समय बीजी तिलक भी जुलाई 1914 में जेल से छूटे थे, उनके साथी भी छूटे थे। उन्हें लगा कि अगर अपने हम राजा की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी तरफ से युद्ध करेंगे तो हमें पुरस्कृत करेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन इनके भी समझ में बहुत जल्दी आ गई और इन्होंने तुरंत आंदोलन छेड़ दिया, और ये आंदोलन इतना तेज पकड़ा कि पूरे भारत में लगभग फैल गया। बहुत जोर शोर पे था उस समय आंदोलन। इस आंदोलन में संविधान सभा के निर्माण की मांग कैसे हुई, इसको समझते हैं। एनी बेसेंट की और बीजी तिलक, ये दोनों लोग 1917 में एक झंडा प्रस्तुत किए। 1917 में एक झंडा प्रस्तुत किए। इस झंडे में 5 लाल पट्टी थी, 7 स्टार थे और एक चंद्र आकार का प्रतीक बना था। यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाया जाएगा ये झंडा। इन्होंने प्रस्तुत किया और आंदोलन किया। इसी आंदोलन में बीजी तिलक का एक प्रसिद्ध नारा रहा कि होम रूल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि होम रूल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। बीजी तिलक का ये प्रसिद्ध नारा है कि होम रूल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। उसी समय एनी बेसेंट 1917 में उनकी एक पत्रिका आती थी। एनी बेसेंट की एक पत्रिका आती थी, पत्रिका, ठीक है ना। एनी बेसेंट की एक पत्रिका आती थी कॉमनवेल्थ। इस पत्रिका में एनी बेसेंट ने कहा कि सामाजिक सुधारों से हमारा तात्पर्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों से हमारा तात्पर्य है कि ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों तक, नगर पालिकाओं तक। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों तक, ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों तक और नगर पालिकाओं तक, राज्य परिषद से लेकर राष्ट्रीय संसद तक। किसकी स्थापना होनी चाहिए? स्वशासन की। अब देखिए, इन्होंने एक ही सूत्र में पूरे भारत को बांध दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों तक और नगर पालिकाओं तक, राज्य विधान परिषद से लेकर राष्ट्रीय संसद तक स्वशासन की स्थापना होनी चाहिए। यानी कि उनका ये मत था कि जो मेन शासन है ब्रिटिश का रहे, पूरे भारत पे ब्रिटिश का शासन रहे, लेकिन जो घरेलू शासन है वो हमारे अधिकार में आ जाए, घरेलू शासन पे वर्चस्व हमारा रहे। और यहाँ आप लोगों को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भारत के भोलेपन के बारे में इन्होंने ऐसा इसलिए सोचा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। इनको लगा कि अगर घरेलू शासन हमारा होगा तो हम ब्रिटेन का अच्छी तरह से सहायता कर पाएंगे। लेकिन ब्रिटेन को ये नीतियाँ उनकी समझ में नहीं आई और ब्रिटेन ने कोई भी बात मानने को इनकार कर दिया, हर बात मानने को इनकार कर दिया। और हर बार यही कह देता था कि जब युद्ध खत्म होगा, अभी आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध आगे पढ़ेंगे, उसमें भी इसने कहा था कि जब युद्ध खत्म होगा तब हम कुछ योजनाएं और नियम लाएंगे। तो ये इनकी मांग थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने ये मांग की थी और बीजी तिलक ने इसमें नारा दिया कि होम रूल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट मांग देखते हैं 1922 में गांधी जी ने क्या कहा। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको काट देंगे। गांधी जी की क्या मांग है? तो 1922 में, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान यानी कि स्वतंत्रता के बाद संविधान या सभा या संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होगा। गांधी जी ने कहा कि जब भी स्वाधीनता मिले तो संविधान सभा या संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा? भारतीयों के द्वारा होगा, गांधी जी ने ये कहा। ये बात उन्होंने, एक पत्रिका उनकी भी थी, किस पत्रिका में? पत्रिका का नाम था यंग इंडिया में गांधी जी ने ये बात कही कि संविधान सभा या संविधान का निर्माण
जब भी स्वाधीनता मिलने के बाद होगा तो भारतीयों के द्वारा ही होगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान के निर्माण की मांग की गई। अब बात होती है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ नेहरू जी से मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, मोतीलाल नेहरू। आप लोगों को पता है कि नवंबर 1928 में, नवंबर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? एक अधिनियम है जो आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी की समीक्षा करने के लिए ये जब नियम बनाया गया था तो ये कहा गया था कि कोई आयोग होगा जो 10 वर्षों के बाद, जैसे जनगणना नहीं होती है आज के समय में, वैसे ही 10 वर्षों के बाद क्या होगा, इस नियम का, इस अधिनियम की समीक्षा करेगी। उसी के लिए समीक्षा करने आया था कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन उसी की समीक्षा करने आया था अधिनियम 1919 की। दिक्कतें क्या हुई कि इसमें जितने भी सांसद थे इसमें कोई भारत का नहीं था। अब आप खुद सोचिए कि भारत के बारे में, भारत के नियम कानून के बारे में समीक्षा करने आ रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं है। ये सब रहने वाले कहाँ थे? ब्रिटेन के सांसद हैं। सातों के साथ 7 लोग थे, 7 सदस्य टीम थी, और सातों के साथ कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जॉन साइमन थे, जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन या साइमन आयोग का गठन हुआ था। तीन फरवरी, डेट याद रखिएगा कि 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का ब्रिटेन में गठन होता है। 27 में गठन होता है, और 8 नवंबर 1928 को भारत आया साइमन कमीशन। और जैसे ये भारत में आता है, इसका लोगों ने बहिष्कार किया, नारा लगाया कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस चीज़ से उन लोगों को बहुत दिक्कत थी कि जितने भी सांसद थे सातों, खैर नाम याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आगे आप लोगों को हम बताते रहेंगे। सारी चीज़ें जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये हम पे छोड़ दीजिए, हम सारी चीज़ें आप लोगों को बताते रहेंगे। नारा लगा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, और साइमन कमीशन हार मान के उसको वापस जाना ही पड़ा। साइमन कमीशन वापस गया। उस समय देखते हैं कि भारत सचिव जो थे, भारत सचिव, जो भारत सचिव थे कौन थे? वर्कन हेड, लॉर्ड वर्कन हेड लिखते हैं, लॉर्ड वर्कन हेड। ये जो लॉर्ड वर्कन थे, हेड जो थे, वो भारत सचिव थे। वर्कन हेड ने जब ये बात सुनी तो भारतीयों पे ब्लेम किया कि आप लोग ना कुछ करते हैं अपने बारे में, ना कुछ हमें करने देते हैं। अगर आप लोगों की सर्वसम्मत से अगर कोई भी संविधान का निर्माण हो या चाहे कोई मांग अगर आप लोग कर ले, संविधान अपना बना लें, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन के सम्राट से कह के उसको पारित कराने के लिए। ये बात भारतीयों को समझ में आ गई और उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया। देखिए, उन्होंने एक चीज़ याद रखिएगा कि टर्म बोला था कि सर्वसम्मत के आधार पर, सर्वसम्मत के आधार पर। सर्वसम्मत के आधार का मतलब क्या है कि भारत में उस समय 29 पार्टियां थीं, और 29 पार्टियों को इकट्ठा करना ये कोई आसान काम नहीं था। मुस्लिम लीग तो कोई अपना ही कार्य कर रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ अलग ही काम कर रही थी, ठीक है। फिर भी
बहुत कोशिशों के बाद इन 29 पार्टियों की तत्कालिक बैठक हुई और इसमें से 8 सदस्यों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने अपनी मांगें रखी। ये जो 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ जिसमें नेहरू रिपोर्ट की मांग की गई, इसमें अध्यक्ष का काम किए मोतीलाल नेहरू। किसका काम किए? अध्यक्ष का काम किए मोतीलाल नेहरू। और ये बहुत जल्दी कार्रवाई हुई और उनसे डिमांड की गई। डिमांड क्या की गई? अब देखिए, अब इसके बारे में सुनिए कि संविधान के निर्माण के बारे में नेहरू रिपोर्ट की क्या मांग थी। मौका मिला उनको मांग करने का, तो उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने मांग की जो आज के संविधान में है, इसीलिए इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एक चीज़ नोट करिएगा, ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इसकी आप मांग सुनेंगे। मांग क्या थी इसकी मांग क्या थी? पहली मांग थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क कर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि कानून के समक्ष समानता, जो आज के आपके संविधान में देखने को मिलती है ये चीज़ें। तीसरी चीज़ थी धार्मिक स्वतंत्रता। और चौथी मांग थी शस्त्र रखने का अधिकार। शस्त्र रखने का अधिकार कब? जब लाइसेंस हो। यानी कि जिसके पास लाइसेंस है वो अस्त्र शस्त्र रख सकता है। और भी इनकी डिमांडें थी, लिस्ट जारी किया था। लेकिन ये मांगों को 1930 में अधिक गतिशील कहकर ब्रिटिश सरकार ने इसको हटा दिया और इनकी मांगें नहीं पूरी हुई। तो ये था नेहरू रिपोर्ट की मांग। नेहरू रिपोर्ट ने इतना काम किया। अब आगे देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, फिर पूर्ण स्वराज की मांग क्या होती है उसको भी देखते हैं। तो अब देखते हैं कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कैसे होती है। डेट आ गया है 1929 का। 1929 में क्या होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पूर्ण स्वराज की मांग क्या है? आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसका अधिवेशन दिसंबर के अंतिम दिन होता था, यानी कि 31 दिसंबर को हर साल उसका अधिवेशन होता था। और इस बार जो अधिवेशन था 1929 में वो लाहौर में हुआ। उसका जो अधिवेशन हुआ लाहौर में हुआ। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पूर्ण स्वराज की मांग की घटनाएं क्या है? इन्होंने कहा, गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार जो नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तावों को नहीं स्वीकृत करती है तो आने वाले अगले अधिवेशन में, कांग्रेस के अगले अधिवेशन में, यानी कि 1929 में अपने आप को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लेंगे अगर हमारी बात को नहीं मानी गई तो। और इस पूर्ण स्वराज की मांग में क्या हुआ कि लाहौर में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और इनमें ये कहा गया कि 26 जनवरी, ये अधिवेशन कब हुआ था? अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। और इसमें ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। इतनी बड़ी इन्होंने डिमांड कर दी, इतनी बड़ी पंडित जी ने घोषणा कर दी कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। इस तरह से पूर्ण स्वराज की मांग हुई। और उन्होंने कहा अब तक जो मांग चल रही थी वो पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी, पीछे भी पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी, लेकिन अधीन किसकी थी? ब्रिटिश सरकार की थी। लेकिन इसमें क्या हुआ पूर्ण स्वराज में कि पूरी तरह से भारत क्या हो जाएगा? पूरी तरह से भारत स्वतंत्र हो जाएगा। किसी के अधीन बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ तक कि किसी का डोमिनियन भी नहीं बनेगा।
डोमिनियन स्टेटस को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी आप लोगों ने जब पढ़ा था 1916 में जब पढ़ा था आप लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन, तो एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि 1916 में जो था इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग भी हो रही थी। उस समय जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग जो उपनिवेश थे उसमें डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त कर चुके थे और भारत भी चाहता था कि हम भी डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त कर लें। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा राज्य है और किसी छोटे राज्य पे उसका अधिकार हो, मतलब राज्य का जो छोटा राज्य है उसका सब काम अपने आप देख रहा है, सारी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन जो उसका राष्ट्राध्यक्ष लिखते हैं इसको, राष्ट्राध्यक्ष। ये जो राष्ट्राध्यक्ष उसका है वो कौन बनेगा? ब्रिटेन रहेगा। यानी कि कोई ऐसा देश है जो अपने सारे नियमों कानूनों को, सैनिकों को रखता है, सारी आर्थिक गतिविधियां, व्यापार, सारी चीज़ करता है, लेकिन उसका राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? वास्तविकता में ब्रिटेन के सम्राट होंगे, ब्रिटेन होगा। ऐसे राष्ट्र को डोमिनियन कहा जाता है। 1916 में ऐसे बहुत से राष्ट्र थे जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। ये सब ऐसे देश थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, लेकिन इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त कर लिया था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, कि ये लोग सारे क्रियाएं अपने आप संपन्न करेंगे, सब कुछ अपने आप देखेंगे, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, अंतिम सम्राट कौन होगा? ब्रिटेन होगा। ठीक है ना। अब भारत भी यही चाहता था, इसमें चाहता था 1916 में, लेकिन अब भारत ये नहीं चाहता है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होती है, भारत डोमिनियन स्टेट भी नहीं चाहता है। सीधे घोषणा कर दी गई कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अपने आप स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और नेहरू जी ने 3 रंग का अपना जो तिरंगा है उसको फहराया। खैर ये तिरंगा जो था अलग था, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, इसका अलग रंग था, रंग में डिफरेंट था तिरंगे की। ठीक है ना। और उन्होंने झंडा फहरा के क्या किया? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। तो ये अब तक हम जितनी मांगे पढ़े हैं, ये क्या था? अनऑफिशियल मांग था, अनौपचारिक मांग थी। 1934 में एम.एन. राय जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता हैं, वो ऑफिशियली रूप से संविधान निर्माण की बात करते हैं और संविधान सभा की मांग करते हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखेंगे कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग कब होती है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है, सारे विषयों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और संविधान में जो निर्माण हुआ संविधान सभा का, उसके बारे में आगे की कहानी में देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।